हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी के इस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। यहाँ पर हम क्वेश्चंस के थ्रू पूरे चैप्टर का रिवीजन करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही चैप्टर के आने वाले क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम कोशिश करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसा होना चाहिए उस पर वर्कआउट किया जाए, ठीक है। सो इस क्रम में मैंने कल आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म करवा दिया था और आज एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करूंगा। और आज का चैप्टर हमारा होगा सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे हम लोग आज पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। सो जो लोग अगर पहले से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा कि पार्ट 1 में मैं क्या करवाता हूँ। गुड मॉर्निंग सौरभ, ठीक है। पार्ट 1 में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो जो चैप्टर है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब जो PYQs नहीं होते उनमें मैं कोशिश करता हूँ कि उस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हारा जितना डाउट है वो पहले दूर हो जाए, है ना। और जब वो डाउट दूर हो जाता है तो PYQ जब सॉल्व करते हो तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है भाई। आसानी से जब तुम सवाल करना शुरू कर दोगे ना, सो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। और यही मैटर करता है। एग्जामिनेशन हॉल में आधा बच्चा तो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से परेशान होता है, ठीक है। सो बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, है ना। ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितना क्वेश्चन करोगे उतनी स्पीड आएगी, उतनी एक्यूरेसी आएगी, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। सो उस क्रम में आज हम लोग ये सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट 1 करने वाले हैं। और जो लोग अगर नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि आप इसका मेरा हर एक लेक्चर में 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं। 25 to 30 क्वेश्चन इन ईच स्लाइड यू विल फाइंड आउट। और वो स्लाइड को आप लोग टेलीग्राम लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोगों को केवल और केवल क्लास में अच्छे से फोकस करना है। जितना बताया जा रहा है उसके साथ रेसिप्रोकेट करना है बढ़िया से। सो लेट्स क्रैक इट, है ना। लेट्स क्रैक इट। वी विल सॉल्व पार्ट 1 ऑफ सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज टुडे, है ना। और आगे बढ़ने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूँ। जो लोग नए आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 थी CSIR नेट के एग्जामिनेशन में, और पिछले 7 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है आप जैसे लोगों को पढ़ाने का। और अगर आप लोग अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ठीक है। जैसा कि आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नो डाउट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। बट वहाँ का जो इंटरफेस है और यहाँ का जो इंटरफेस है दैट इज़ मच मोर डिफरेंट। दैट इज़ टोटली डेडिकेटेड फॉर, मतलब आपके हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है। आप वहाँ रियल टाइम में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यहाँ भी क्वेश्चन पूछते हैं बट उस तरीके से यहाँ नहीं आपका डाउट क्लियरिंग हो पाता है जिस तरीके से आपका प्लस प्लेटफॉर्म पे होता है। सो प्लीज़ इफ़ यू आर सीरियस, ठीक है, इफ़ यू वांट बेटर रिजल्ट्स, गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, है ना। वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है ना। और आपकी तैयारी अच्छी हो रही है नहीं हो रही है उसके लिए आपके लाइव टेस्ट और क्विजेज़ हैं। और गलती से आपका कोई लेक्चर अगर मिस हो जाता है तो उसके लिए वहाँ पर डाउनलोडेड वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। डाउनलोडेड वीडियोज़ आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक अच्छा टूल मिल जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके साथ साथ आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, नीट यूजी पे जितने भी टीचर्स अवेलेबल हैं, जितने भी एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, आप सबको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मान लो शुभम श्रीवास्तव का लेक्चर आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप XYZ कोई भी केमिस्ट्री का हो आप जाके देख लीजिए, आपको जिसका अच्छा लगता है आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी गुड, है ना। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम दामों पे मिलती हैं। आप देख सकते हो कि 2 साल की फ़ीस कितनी है, ठीक है, 1 साल की फ़ीस कितनी है। कहने को यहाँ पर 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के प्रोग्राम्स भी हैं, बट आई विल नेवर सजेस्ट, अगर मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसके लिए जाइए, ठीक है। बिकॉज़ कंपैरेटिवली देखा जाए, 2 साल के कंपेयर में देखा जाए तो ये काफ़ी महँगा है, ठीक है। तो आप बेटर यही रहेगा कि गो फॉर 2 ईयर्स कोर्स, ठीक है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ही कम दामों पे मिल रहा है और ये कम दाम भी आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे बढ़िया ऑफर तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं देता है, ठीक है। सो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 2 ईयर और 1 ईयर। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए।
अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो यही बताना था आपको। अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं सो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो ये हो गई हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें, है ना। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर मैंने क्या बताया, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग मॉडल क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता होगा मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होने वाला होता है तो आप एक बार उस चैप्टर के थ्रू होके आइए, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे नहीं टॉपिक वाइज नहीं कराता हूँ। जब चैप्टर चल रहा है तो पूरा मिक्स कराओ, है ना। मिक्स, हर स्लाइड में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेटर होता है, ये अच्छा तरीका होता है। तो मेरे ख्याल से सारे लोग पढ़ के आए होंगे और आपको पता होगा कि सोल्यूशंस में क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें तो 11th की सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की कॉमन है, लाइक कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह है। जैसा पहला क्वेश्चन हमको दिख रहा है कंसंट्रेशन टर्म का ही है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। फिर इसके बाद सॉल्यूशंस का है, सॉल्युबिलिटी है, और आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ सब लोगों को थोड़ा बहुत पता होंगी। कहीं पर अगर कोई दिक्कत आती है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर दैट प्रॉब्लम। ओके, सो कोई भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है किसी को। आप सवाल बहुत ही आराम से बताया जाएगा, आपको पूछ सकते हैं आप। ठीक है, पूछने की पूरी एकदम स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है द नंबर ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम। कह रहा है 10% वेट बाई वॉल्यूम क्या है, एसिटिक एसिड है। इसका नॉर्मेलिटी क्या होगा, है ना। मेरा देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा दूसरा रहता है। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर, है ना। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए, और इक्विवेलेंट मास चाहिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चाहिए। सो इस डेटा से अगर मैं ये सारे 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट यानी कि एसिटिक एसिड इन 100 ml सोल्यूशन। सो सोल्यूशन का वॉल्यूम V तो उनको मिल गया 100 ml यानी कि 0.1 लीटर। एक काम हो गया। 10 ग्राम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, CH3COH है ना। एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60, तो यानी कि 1/6 मोल हो गया। 1/6 मोल का मतलब 1/6 इक्विवेलेंट भी हुआ। क्यों, क्योंकि 1/6 इक्विवेलेंट ये इसलिए होगा, इसका जो क्या बोलते हैं एन फैक्टर 1 है। ठीक है, सो इसलिए आपका जो नॉर्मेलिटी आएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा कितना, नॉर्मेलिटी आ जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये आ जाएगा 10/6। 10/6 का मतलब हो गया 1.67। ठीक है, 1.67 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.7 नॉर्मल। सो 1.7 नॉर्मल मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। रवि, इट वाज थर्ड ऑप्शन नॉट फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो बी वेरी केयरफुल, है ना। कैलकुलेशंस का इधर उधर होता है। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा हुआ है सो बस कैलकुलेशन को लेकर थोड़ा सा क्लियर रहिए ना, कभी गलती नहीं होगी। चलिए देखते हैं। कह रहा है 20 ml of 0.5 molar HCl is mixed with 30 ml of 0.3 molar HCl. The molarity of the resultant solution. तो हम जानते हैं कि मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो आप कभी डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो मोलैरिटी को। ठीक है, किसी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड सब्सट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, आप उस इंटेंसिव प्रॉपर्टी के करेस्पॉन्डिंग जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। तो आप पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को निकालिए। तो आपके पास 20 ml 0.5 मोलर HCl है। इसका मतलब क्या हो गया, 0.5 इंटू 20 कितना होता है यार, 0.5 इंटू 20 10 मिलीमोल। और ये है 30 ml 0.3 मोलर HCl। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 9 मिलीमोल। ठीक है, सो टोटल मिलीमोल्स कितने आ गए, टोटल मिलीमोल कितने आ गए 90 मिलीमोल। टोटल वॉल्यूम कितना आ गया भैया, जब इनको तो मिलाओगे, इनको मिलाओगे तो ये तो 50 ml हो गया ना यार, 50 ml। सो व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी
MR, molarity of resultant solution, it will be 19 divided by 50, 1.9 divided by 5, यानी कि 0.38 मोलर. So 0.38 मोलर, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. ठीक है, एकदम सावधान रहिए, कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होगी. करेक्ट 20 ml of 0.2 मोलर Al2SO4 मिक्स्ड विथ, ये क्या बोलते हैं, 20 ml ऑफ ये concentration of chloride ion inside the solution. So 20 ml of 0.2 molar Al2SO4. Al2SO4 थ्राइस टूटता कैसे है यार? आ? ये टूटता कैसे है? 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 SO4 2 माइनस. तो इसमें कहीं क्लोराइड आयन है? बिल्कुल नहीं है. तो क्लोराइड आयन के लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं. 20 इंटू 6.6 मोलर, यानी कि ये हो गया 66 इंटू 2, 132 मिलीमोल ऑफ BaCl2 है. तो BaCl2 टूटता कैसे है? BaCl2 टूटता है तुम्हारा Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस. इसका मतलब हुआ मिलीमोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस. कितना हो जाएगा? 132 इंटू 2 मिलीमोल. और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 20 इंटू 20, 20 प्लस 20, यानी कि 40 ml. So what will be the concentration of chloride ions? Chloride ion के number of millimoles divided by total volume. So ये आ जाएगा 13.2 divided by 2, यानी कि 6.6 molar. So 6.6 molar will be the concentration of chloride ions. आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. कह रहा था एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिंग मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विथ मोलैलिटी इज वेयर डेंसिटी mb मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट है. ठीक है. सो इस तरीके का मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को और डिटेल में समझना हो तो मैंने लेट्स क्रैक नीट यूजी पे ये सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है. ये सारी रिलेशन भी मैंने अच्छे से पढ़ाई थी वहाँ पर. ठीक है. BaCl2 वाला नहीं समझ आया? देखो क्या हुआ कि 20 ml था, 6.6 BaCl2 था, 6.6 मोलर BaCl2, तो 132 मिलीमोल ऑफ BaCl2 थे, है ना. इसी में तुमने क्या किया? 20 ml ये भी डाल दिया, तो कंसंट्रेशन 3.3 हो गई होगी, है ना. 3.3 BaCl2 की हो जाएगी. और BaCl2 की जो कंसंट्रेशन होगी उसका डबल क्लोराइड का कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि क्लोराइड में ये कहीं से कुछ पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, ये जस्ट जाके क्या कर रहा है, इसको और डाइल्यूट कर रहा है. सो डाइल्यूट होने की वजह से ऐसा हो जाएगा. या सीधा सीधा मैंने क्या किया भाई, नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लिया और फाइनल वॉल्यूम निकाल लिया, तो हो गया अपना काम. समझ आई बात? क्योंकि BaCl2 देखो टूट कैसे रहा है, 1 मोल ऑफ BaCl2 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस दे रहा है. तो 6.6 मोलर जब तक 20 ml था, ये 13.2 मोलर रहा होगा Cl माइनस का कंसंट्रेशन, लेकिन डबल कर दिए ना वॉल्यूम डबल कर दोगे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, तो 6.6 हो जाएगा, है ना. बढ़ते आगे. सो देखो ये वाला मैंने काफी अच्छे से कराया था. जिन लोगों को नहीं समझ आएगा वो लोग एक बार लेट्स क्रैक नीट यूजी वाले प्लेलिस्ट पे जाके ये देख लीजिएगा. ठीक है. पहले ही लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें समझाई थी. खैर फिर से समझा देता हूँ. देखो मोलैरिटी की डेफिनेशन, यहाँ अगर आपकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है, अगर आपकी डेफिनेशन पक्की है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी. देखो मोलैलिटी है, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना. दैट टू इन केजी, वो भी कैसा? केजी में होना चाहिए. समझ आई बात? मास ऑफ द सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? केजी होना चाहिए. सो हमने लिख दिया एन डिवाइडेड बाई WS, है ना. ये केजी में. सो अब यहाँ देखो जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, अगर ये मैं ग्राम में मान लूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम माइनस मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट होगा. ठीक है. तो अब ये बताओ, अगर मैं
मास ऑफ सॉल्वेंट को WS मानता हूँ, किलोग्राम में था, तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा ना, 1000 ग्राम हो जाएगा। और मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन मान लेता हूँ, 1000 D होगा ना, अगर D डेंसिटी है। और मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, सबको समझ आ रहा है ना? एक सेकंड में फिर से समझा देता हूँ, रुक जाओ। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखो आपको मोलैलिटी के लिए क्या क्या चाहिए, मोलैलिटी के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। तो लेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन बी M, ठीक है। अगर सोल्यूशन के मोलैलिटी M है, इसका क्या मतलब होता है, कैपिटल M मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 1000 ml सोल्यूशन। 1000 ml सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, 1000 D ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। M मोल्स सोल्यूट का क्या मतलब हुआ, M इंटू MB ग्राम सोल्यूट, ठीक है। तो इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा है, मास ऑफ सोल्यूशन दैट इज 1000 D माइनस मास ऑफ सोल्यूट, इतने ग्राम्स आएगा। और ग्राम को तुमको किसमें, केजी में अगर बदल दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1000D माइनस MMB इंटू 10⁻³ kilograms। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में, है ना। सो मोलैलिटी स्मॉल m था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना था, कैपिटल M था, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया था, 1000D माइनस MMB इंटू 10⁻³ तो इसको क्या लिखा जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000m डिवाइडेड बाई 1000D माइनस MMB, समझे। दिस रिलेशन इज द करेक्ट वन। तो रवि तुमने शायद आंसर गलत दिया था, ठीक है। तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1000m डिवाइडेड बाई 1000D, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ओके। सबको समझ आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सो रवि आर यू क्लियर कि कैसे तुमने क्या गलत किया था, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि if solubility of any gas in a liquid at 1 bar pressure is 0.05 mole per liter, what will be its solubility at 3 bar pressure keeping the temperature constant। सो मैंने आप लोगों को गैसेस की सॉलिबिलिटी के लिए एक चीज पढ़ाई थी जिसको हम बोलते थे हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। तो ये क्वेश्चन हेनरीज लॉ का है। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सो हेनरीज कांस्टेंट विल बी सेम, हेनरीज कांस्टेंट वही रहेगा। और हेनरीज लॉ क्या होता है, P इज इक्वल टू KHX, है ना। सो कंडीशन 1 में कह रहा है जब प्रेशर 1 बार है तो आपकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 0.05 है, इक्वेशन 1। कह रहा है जब प्रेशर 3 कर देंगे तो KH तो इतना ही रहेगा, हम मोलैरिटी मान लेते हैं M हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 अगर करें तो ये आ कितना रहा है, 0.05 divided by M, so M will be coming out to be 0.15 मोल पर लीटर, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपको ये भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से ये भी दिख रहा है, हाँ मैंने कराया था, क्लास में कराया था,
ठीक है, अभी यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर देखो बढ़ाओगे, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं आगे। कह रहे द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ C6H6 CS3OH है ना, एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन आर 80 डिग्री सेल्सियस 65 डिग्री सेल्सियस। देखो बेंजीन है, C6H6 का दिया हुआ है कितना, 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और मिथेनॉल का कितना दिया हुआ है, मिथेनॉल का दिया हुआ है 65 डिग्री सेल्सियस। तो और एनिलीन का दिया हुआ है कितना, एनिलीन इज 184 डिग्री सेल्सियस। और नाइट्रोबेंजीन का दिया हुआ है C6H5NO2, इट इज 212 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 212 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि हाईएस्ट वेपर प्रेशर, ठीक है, हायर द वेपर प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। ये फंडा याद रखना, हायर द वेपर प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बॉइलिंग का बेसिक तो तुमको क्लियर ही होगा कि कोई भी लिक्विड बॉयल तभी कर पाता है जब उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। सो यार, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जल्दी हो जाएगा, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जल्दी हो जाएगा वो जल्दी बॉयल कर जाएगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। सो क्या कह रहा है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा। सो हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा, हाईएस्ट वेपर प्रेशर जिसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो। सो हु हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपका मिथेनॉल के पास है। सो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यही पूछता कि लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो ये आपका ये जो दिख रहा है ना, ये इसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोवेस्ट वेपर प्रेशर है। लोवेस्ट वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन का हो जाएगा। चलिए, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड कैन बी मेजर्ड, क्या होता है, हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर। ये तो थ्योरेटिकल, इसमें कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है। व्हाट शुड बी द आंसर। The highest temperature at which vapor pressure of any liquid is can be measured, बताइए, आंसर करिए इस क्वेश्चन को। भैया किसी लिक्विड को तब तुम तभी तक मेजर कर सकते हो ना जब तक वो लिक्विड होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बियॉन्ड तुम उस लिक्विड को मेजर नहीं ना कर सकते यार। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, सो द हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर मेजर किया जा सकता हो। ठीक है, वो जब तक लिक्विड हो तभी तक तो कर पाओगे, जहां वो गैस बन गया तो फिर तो वेपर प्रेशर की बात ही नहीं आएगी गैसेस के लिए। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट तक या बॉइलिंग पॉइंट से पहले तक आप वेपर प्रेशर को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। उसके बाद आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या। देखिए, ये सारी सॉल्युबिलिटी वाली चीजें, आइडियल नॉन आइडियल, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अब देखो कह रहा है कि इफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर मोर देन सोल्यूट सॉल्वेंट, सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, देन तो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर घट जाता है। वेपर प्रेशर घट जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, एक्सपेक्टेड से अलग आता है। और जब घटता है तो उसको हम कैसा डेविएशन बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। और अभी क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है लिक्विफैक्शन से रिलेटेड होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड आप लिक्विड को लिक्विफाई, आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलरेडी वो गैस है, गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे जो प्रेशर अप्लाई कर लो, उसके ऊपर जो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। सो क्रिटिकल टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विद लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। सो यहाँ वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा था कि सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है तो आपका नेगेटिव डेविएशन होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। कम हो जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, सेम रहता है तो क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, third option should be the correct answer. It is a non-ideal solution with negative.
नेगेटिव सोल्यूशन नहीं बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। काले रंग से लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सो ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं। जिन लोगों को नहीं समझ आया है, प्लीज आप लेट्स क्रैक नीट यूजी पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट खोलिए केमिस्ट्री वाली 12th क्लास की, और उसमें मैंने नाम से ये सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, अल्कोहल प्लस फिनॉल, देखो रवि मैंने करा रखा है, ठीक है, मैंने सब कुछ लिखवा रखा है, वहाँ चेक कर लेना। अगर इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, अगर इंट्रैक्शन बढ़ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन होगा, इंट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा है तो क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। पहले जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दे देते हैं। पॉजिटिव डेविएशन अगर हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन होने पर क्या होता है तुम्हारा, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन होगा तो पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनते हैं। एजियोट्रॉपी पढ़ाया हूं, आप जाके लेक्चर देखिए, ठीक है। और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो होता है ना, पॉजिटिव डेविएशन है, ग्रेटर देन होता है पी कैलकुलेटेड। सो इतने सारे कंक्लूजन निकले हुए थे अपने, और देख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड विल बी लेस देन कैलकुलेटेड ना, ज्यादा होता है पॉजिटिव डेविएशन में। मिनिमम बॉइलिंग एज या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है। सो इट मींस द करेक्ट अबाउट दिस इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स विल बी फॉर्म। तो भैया एजियोट्रॉपी भी ढंग से देख लेना, उतने मन से पढ़ाया गया है, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इफ C2H5OH and H2O solution is an example of non-ideal solution, then which graphical representation is correct? तो भैया कौन सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होगी, जरा बताइएगा। अगर हम इथेनॉल और वाटर मिलाते, मैंने एग्जाम्पल सारे करा रखे हैं, एग्जाम्पल लिखवाए थे आप लोगों को। मैंने ये कराया था कि इथेनॉल वाटर किस चीज का एग्जाम्पल होता है, इथेनॉल वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। और कोई चीज अगर नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होता है, कोई चीज अगर नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है तो क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताओ। एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, ठीक है, एक चीज, क्वेश्चन पूरा नहीं था, क्वेश्चन पूरा देख लो। ये जो लाइन है, ठीक है, और ये है, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट का है और ये सोल्यूशन का है। अब बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है कि जो डॉटेड लाइंस हैं, ठीक है, डॉटेड लाइंस सोल्यूशन का है। नहीं यार, फोर्थ ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन वही एक शो कर रहा है, बाकी ये दोनों तो एक जैसे हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, नहीं तो ये बहुत डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर देगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। हाँ हाँ, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि P0 and P are the vapor pressure of solvent and solution
N1 and N2 आर द मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देन भाई हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू एक्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो डेल्टा पी का मतलब क्या होता है भाई, आपका पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या, N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो ये अपना आ गया है ना, ये आ गया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 पी नॉट। तो N1 पी नॉट माइनस N1 पी प्लस N2 पी नॉट माइनस N2 पी इज इक्वल टू N1 पी नॉट। तो N1 पी नॉट से N1 पी नॉट कैंसिल हो गया, और इधर जाओगे तो P कॉमन हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा और N2 P नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो P will be coming approximately N2 P नॉट डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो B ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, B ऑप्शन करेक्ट होगा, B ऑप्शन करेक्ट होगा। P इज इक्वल टू N2 P नॉट। देखो ये कैलकुलेट एक बार कर लेना, कैलकुलेट करके तो यही आ रहा है ना, कैलकुलेट करके तो यही आ रहा है ना। तो कैलकुलेट करने पर हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। सेकंड ऑप्शन अभिषेक, अभिषेक सेकंड ऑप्शन होगा, चेक कर लो, देखो सेकंड ऑप्शन होगा, सॉल्व करके हमने देखा। ओके, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तो, चलते हैं आगे। अभिषेक सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, नॉट ए, है ना। देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब भैया ये 11th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ाया भी है, सोल्यूशन में भी पढ़ाया है पहले लेक्चर में, कि मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। झूठ बोल रहा है ये। ठीक है, मोलरिटी तो डिपेंड करता है जिसमें भी डिवीजन में, जिसमें भी डिवीजन में क्या आता हो, डिवीजन में आता हो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम आता हो, है ना, वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और जिसमें क्या आता हो, मास आता हो, है ना, वो इंडिपेंडेंट। जैसे मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इन इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही कह रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन नहीं, ये भी डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें डिवीजन में क्या आता है, वही तुम्हारे मोल्स आते हैं। द यूनिट ऑफ मोलैलिटी नहीं, मोल पर केजी होता है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ये तो जल्दी से मार्क करके चले जाना चाहिए था। कह रहा है कि अमोंग द मिक्सचर्स डाइपोल डाइपोल एज द मेजर इंट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन। तो कहाँ भैया डाइपोल डाइपोल प्रेजेंट है, बताना जरा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहाँ प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, नॉन पोलर नॉन पोलर। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, नॉन पोलर और फिर इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये पोलर पोलर तो है ना। केसीएल और वाटर, आई गेस केसीएल और वाटर ज्यादा करेक्ट लग रहा है। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। चार हो जाएगा, हम बोल दिए चार हो जाएगा। भैया ये आयन है ना, आयनिक है, पूरा आयनिक है। ठीक है, ये प्रॉपर डाइपोल 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 है, और ये भी प्रॉपर क्या है, डाइपोल है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग रेफर कर लेना। इट्स अ प्रॉपर डाइपोल, इट्स अ प्रॉपर कोवेलेंट डाइपोल। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहाँ होगा, थर्ड ऑप्शन में होगा। ठीक है, वहां क्या है, केसीएल आयनिक हो जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि फॉर एन आइडियल सोल्यूशन विथ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी विच इज करेक्ट। ठीक है, सो अगर पी नॉट ए ज्यादा है और पी नॉट बी कम है, तो क्या एक्स ए और एक्स बी ज्यादा कम होंगे, ऐसा कुछ होगा। हुँ? ऐसा कुछ रिलेशन होना चाहिए, गैस सोचो जरा। देखो यहाँ पर ये जो मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनमें आप लोग ध्यान अगर दें तो लिखा हुआ है लिक्विड फेज और, देखो लिक्विड फेज और वेपर फेज, लिक्विड फेज और वेपर फेज, लिक्विड फेज और वेपर फेज। ठीक है,
तो होता क्या है, आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया हुआ है, रॉल्ट लॉ में पढ़ाया हुआ है, सॉल्युबिलिटी में पढ़ाया हुआ है ना, आरएलवीपी में पढ़ाया हुआ है। पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी होने का मतलब ये होता है कि द लिक्विड ए इज मोर वोलेटाइल। कैसा होगा? मोर वोलेटाइल होगा, मीन्स हायर टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। ये ज्यादा जल्दी से वेपर में जाना चाहेगा, तो इसका मतलब वेपर फेज में जो इसका मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड फेज से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सो वेपर फेज में ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड फेज में ज्यादा होगा, लिक्विड फेज से ज्यादा होगा। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। समझ आई बात? क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है, वेपर में कन्वर्ट होने की ज्यादा है। सो वेपर में उसके ज्यादा पार्टिकल्स चले जाएंगे, वेपर में ज्यादा पार्टिकल्स जाएंगे, सो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। आई बात समझ में? थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बड़ो भैया कह रहा है एन एजियोट्रोपिक सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर। लोअर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? लोअर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ इफ बॉइलिंग point of agiotrop is lower than either of the liquids। इसका मतलब क्या हुआ? इट्स अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है? जब इंट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, तो जब नहीं इंट्रैक्शन बढ़ नहीं, इंट्रैक्शन घट जाता है तभी तो मिनिमम बॉइलिंग होगा। तो इंट्रैक्शन घट रहा है यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है तभी वो जल्दी से जो हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, इट्स अ पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा कि तभी ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है जब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। जब ये मैक्सिमम बॉइलिंग शो करता है ना, तब निगेटिव डेविएशन, तब इंटरेक्शन बढ़ जाता है। और अगर जिसको नहीं समझ आया है वो प्लीज जाके एजियोट्रॉपी वाला लेक्चर देख लो, एकदम समझ आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वहां मैंने करवाया है इसको काफी। कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ CS2 is a molecular formula of the solute is। ओके, सो एटॉमिक मास हम मान लेते हैं कि let the molecular formula be let the molecular formula be xn implies that molar mass क्या हो जाएगा, 32n हो जाएगा। तो कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन हैविंग 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, और प्योर वेपर प्रेशर पी नॉट दिया हुआ है 854, पीएस दिया हुआ है 848.9, है ना। और 2 ग्राम सोल्यूट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, ये हो गए तुम्हारे 2 ग्राम डिवाइडेड बाई 32n। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आ गए, ये आ जाएंगे 100। CS2 कितना होता है, CS2 का मतलब हो गया तुम्हारा कार्बन का 12 हो जाता है, सल्फर का 32, 64 और 2 66 और 76, 76। ठीक है, 100/76 विल बी द मोलर मास ऑफ CS2। सो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए। अब सीधा सीधा ReLP लगा दो। डेल्टा P कितना हो गया, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ये हो गया 1.1 1.1 4 प्लस 1.1 5.1 टॉर हो गया। ठीक है, तो ये डेल्टा P बाई पी नॉट आ गया तुम्हारा 5.1 डिवाइडेड बाई 854 इज इक्वल टू 2/32n, 2/32n प्लस 100/76। सॉल्व करेंगे, when we solve this we will getting the n value approximately, n value आ जाएगी अपनी
एन वैल्यू कम्स आउट टू बी 8, तो 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी x, so fourth option will be the correct one, fourth option will be the correct one. You can कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप लोग। समझ आया सबको? पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि द टू सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 480 ml 1.5 फर्स्ट सोल्यूशन है, 520 1.2 मोलर सेकेंड सोल्यूशन है। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द फाइनल सोल्यूशन? सो फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, 480 ml एंड 1.5 मोलर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 480 इंटू 1.5 24, यानी कि 720 मिलीमोल। सेकेंड सोल्यूशन में क्या है, 520 ml एंड 1.2 मोलर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 520 इंटू 1.2, यानी कि कितना हो गया। हाँ रवि, ज़्यादा खतरनाक नहीं था यार, वो उतना कैलकुलेशन तो चलता है यार, ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो कर ही लोगे भाई, डॉक्टर बनने जा रहे हो, एटलीस्ट बूढ़ा भाग तो आना चाहिए ढंग का इतना खतरनाक तो बहुत बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं था कि सॉल्व करने में दिक्कत होगी, सिंपल सा गुड़ा भाग था, उतना तो आ सकता है, ठीक है। वैसे जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी तो मैं सैम्पल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, अभी पीवाईक्यू जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रैंगुलेट नहीं करता है, ठीक है, वो कोशिश ये करता है कि आप कंसेप्ट आपका सही रहे, क्वेश्चन का फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जरा देखते हैं ये 520 इंटू 12 कितना आता है यार, 2 इंटू 12 आता है, ये आ गया 624 मिलीमोल्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन का मोलरिटी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम, अरे टोटल मोल्स और टोटल वॉल्यूम होता है, तो 720 प्लस 624 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 क्यों, 520 और 480 कितना होता है, 1000 होता है ना, तो ये हो जाएगा 4 और 30, सो डिवाइडेड बाई 1000, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.344 मोलर, है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है एकदम साफ साफ, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा कि ये कैलकुलेशन कैसे गई, क्या मैंने किया, वही वाला फंडा लगाया, ठीक है, आई बात समझ में। चलते हैं आगे। कह रहा है कि अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम फॉर फूड बिकॉज, भैया प्रेशर कुकर वाला फंडा तो बहुत आराम से पता होगा सबको, जल्दी से आंसर कर दो जरा। तो प्रेशर कुकर वाला बचपन से पढ़ाया जा रहा है, प्रेशर कुकर का क्या फंडा होता है, जल्दी आंसर करो, जल्दी आंसर करो, तब मैं एक्सप्लेन करूँ इसको जल्दी से। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी आंसर करो यार। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है, कहाँ मतलब दिमाग कहाँ है तुम लोगों का भैया, हम्म। अरे भाई, खाना क्यों जल्दी पक जाता है, क्योंकि देखो जब तुम ऐसे लिक्विड मान लो भगोने में रखते हो, ठीक है, लिक्विड को भगोने में रखते हो, तो ये वेपर डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेयर के, और जैसे ही ये वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ये बॉयल करना शुरू कर देता है, लिक्विड चला जाता है, मीडियम चला जाता है। खाने को पकाने के लिए, चावल को पकाने के लिए क्या जरूरी है, पानी, पानी गर्म होके चावल को पकाता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ढक्कन लगा दूं या प्रेशर कुकर लगा दूं, प्रेशर कुकर हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे सीटी लगी हुई है, तो अब क्या होगा, ये जो वेपर होगा ये बाहर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, सो जब बाहर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, सो वेपर ये बॉयल नहीं करेगा, मतलब इन प्रेशर कुकर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है,
सो बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज कर जाता है तो आपका जो मटेरियल जो फूड है उसको मीडियम का ज्यादा हीट मिलता है, ज्यादा हीट मिलता है तो पकने में आसानी हो जाती है। ठीक है, यही रीजन होता है कि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो खाना जल्दी नहीं पक पाता। क्यों नहीं पक पाता? अरे कुकर में पक जाएगा, पहाड़ों पे ऐसा नहीं है कि कुकर में पकाओगे तब भी नहीं पकेगा। एक्चुअली बीबरा की खिचड़ी इसलिए नहीं पकी क्योंकि वो भगोने में पका रहा होगा या पतीले में पका रहा होगा, ढक्कन खुला छोड़ दिया होगा उसने, उसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो आप पहाड़ों पे अगर कुकर में पकाते हो तो पक जाएगा, लेकिन अगर खुले बर्तन में पकाओगे तो नहीं पक पाएगा, क्योंकि पहाड़ों पे क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो वेपर प्रेशर जल्दी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच कर जाता है और बॉइलिंग जल्दी हो जाती है, बॉइलिंग जल्दी हो जाती है, सब खत्म हो जाता है। सो दैट इज वाई दिस इज द रीजन, थर्ड ऑप्शन इज द रीजन। ठीक है, इतना बताना पड़ रहा है तब तुम लोग करेक्ट कर रहे हो। ये सब क्वेश्चन गलत करके बताना यार एग्जामिनेशन में। चलते हैं आगे, कह रहा है इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन आर मिक्स्ड, the vapor pressure of benzene and toluene in pure state are 700 and 600 ml. The mole fraction of benzene in vapor state is okay. तो कह रहा है क्या कह रहा है, इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन आर मिक्स्ड। ठीक है, सो इफ इक्वल मोल्स आर मिक्स्ड, तो मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन टोलुइन के लिए और बेंजीन के लिए बराबर होगा और दोनों क्या होगा, हाफ होगा। ओके, सो इसलिए जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा, टोटल वेपर प्रेशर विल बी कमिंग अप्रोक्सीमेटली 700 इंटू 1/2 प्लस 600 इंटू 1/2, माने कि द टोटल वेपर प्रेशर विल बी क्या, वेपर प्रेशर विल बी टोटल वेपर प्रेशर विल बी 350 और 300 तो कितना हो गया 650 mmHg। ठीक है, अब ये क्या था, 700 किसका था, बेंजीन का। सो ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन आ गया 300, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आ गया 350। अब जो वेपर फेस में बात होती है इसकी, तो वो होता है पीबी बाई पीटी, है ना। तो पीबी कितना भैया, 350 डिवाइडेड बाई 650। किसका पूछा है, बेंजीन का, बस हो गया लो, 350 बाई 650 विल बी द आंसर, है ना। फॉर्मूला और मूला रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो इट इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली 0.538, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.54 लिख सकता हूँ। सो दिस फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, है ना। 0.5 मार्क करके मत चले आना, है ना। वो 0.5 कहाँ पर है, 0.5 तुम्हारा सोल्यूशन के अंदर है ना। और ये कहाँ पूछ रहा है, वेपर फेज में पूछ रहा है ना। अंदर से निकल के जो वेपर पार्टिकल्स में, वेपर पार्टिकल भी तो एक तरीके का सोल्यूशन ही हुआ वहां पर ना भैया, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। टोलुइन का वेपर प्रेशर होगा तुम्हारा 0.46 के आसपास। आई बात समझ में रवि? तुम हर बार गलत कर रहे हो रवि, है ना। ऐसे तो तुम्हारा कितना निगेटिव चला जाएगा, थोड़ा सावधानी से करो यार, है ना, और प्रैक्टिस कर लेना खूब सारे क्वेश्चंस की। The vapor pressure of solvent decreases by 10 mmHg when a non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of the solute in the solution is A. What would be the mole fraction of solute if decrease in vapor pressure is 20 mmHg? So अभी condition इसने दी कि let the vapor pressure of pure solvent be P naught. तो दिया हुआ है डेल्टा पी 2 mmHg, डेल्टा पी कितना है 10 mmHg। तो उस केस में 10 डिवाइडेड बाई पी नॉट आ रहा है तुम्हारा 0.2, यानी कि पी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, पी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, है ना भैया 50 mmHg। तो अब की बार कह रहा है कि अगर डिक्रीज इफ सॉरी 20 mmHg है डेल्टा पी, है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, लगा दो RLVP। डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, so 20 divided by 50 will be the answer, है ना, 2/5 यानी कि 0.4। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सर आपने सही बोला, मेरे मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है, रवि टिप एक ही है, ठीक है,
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री माने मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर तुम्हारे क्वेश्चंस गलत होते हैं तो पहले तो थोड़ा सा पढ़ा करो क्वेश्चंस को, ठीक है। जल्दीबाजी ना किया करो, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान रखा करो। और अगर तुम रोज 30 क्वेश्चन करते हो, अपना थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ, मतलब 40 क्वेश्चन कर लो रोज, ठीक है। तुम ये देखो इतना करोगे ना, 15 दिन में तुमको, मैं बता रहा हूँ 15 दिन में तुम इंप्रूवमेंट फील करोगे, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, और ये जितना कराया हुआ है इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो सारा, ठीक है। तो मोर नंबर, प्रैक्टिस बढ़ा दो बस, और कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस बढ़ा दो, काम हो जाएगा, ठीक है। और कोई टिप है ही नहीं, और कोई टिप नहीं है। जस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, जितना क्वेश्चन करोगे उतना तुमको इजी लगेगा सारा कुछ, उतना आसानी से कर पाओगे, उतना सोच पाओगे। और सबसे पहली चीज, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ा करो, पहली चीज, ठीक है। जनरली गलती हमारी तभी होती है जब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई डेटा इधर का उधर कर देते हैं। सो वो काम मत करना, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डेटा वहां से कलेक्ट करो। आधा आंसर तो तुम्हारा क्वेश्चन में ही दिया होता है, ठीक है। जस्ट आपको पता करना है पूछ क्या रहा है। जैसे मतलब मोल फ्रैक्शन पूछ रहा था, तो मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे डेल्टा पी और पी नॉट पता होना चाहिए। सो मुझे डेल्टा पी दिया हुआ था लेकिन मुझे पी नॉट नहीं पता था, तो मुझे क्वेश्चन में ये ढूंढना था कि पी नॉट निकालू कैसे। सो पहली इंफॉर्मेशन से पी नॉट निकल सकता था, ठीक है। तो सारी चीजें क्वेश्चन में ही दी होती है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और अगर तब भी आपसे गलती हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। ये बस कर दीजिए। अरे यार जितना मैं करा रहा हूँ इसी को जस्ट फॉलो कर लो रेगुलर, बस, और कुछ नहीं करना है। चलो, जो अब उसका मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप रेगुलरली फॉलो कर लो बस। जित अभी जो पास्ट में हो गया उसको तो फिर जाके पास्ट में तुम रेक्टिफाई नहीं कर सकते ना। तो अभी क्या करो, अभी जितना कराया जा रहा है वो सारे क्वेश्चंस कर लो, है ना। अभी जब जागो तभी सवेरा, है ना। तो जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो सारे कर डालो, है ना। तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और भाई मैं सबसे कह रहा हूँ कि अगर आप तैयारी और भी बेहतर करना चाहते हैं तो प्लीज प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। 2 साल में आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लोगे घर बैठे बैठे, और फीस भी बिल्कुल कम है। तो प्लीज मेरा कोड SHUBH मत भूलिए, और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जरूर जाइए, ठीक है। अगर आप तैयारी और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज विच इज इन इक्विलिब्रियम विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन हैविंग अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन 0.5। तो कह रहा है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इतना, एंड दैट ऑफ टोल्यूइन इज 37 टॉर एट द सेम टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ठीक है। हाँ भाई कर लोगे तुम, खाली सारी सीरीज फॉलो कर डालो एक बार अच्छे से, थ्योरी पढ़े हो ना बढ़िया से। अगर थ्योरी अच्छे से पढ़े हो तो पूरी सीरीज फॉलो कर डालो, हो जाएगा, ठीक है। टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेने का यार, सवाल करने का। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज, अच्छा वेपर फेज में पूछ रहा है। वाई ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन में हैविंग अ मोल फ्रैक्शन टोल्यूइन एंड हैविंग अ मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, ठीक है। तो x ऑफ टोल्यूइन 0.5 दिया हुआ है। सो भाई x ऑफ बेंजीन भी क्या होगा, 0.5 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या आता है, दोनों का सम क्या आता है, 1 आता है। तो एक 0.5 है, दूसरा भी 0.5 होगा। अब पी नॉट ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, 119 टॉर दिया हुआ है। और पी नॉट ऑफ टोल्यूइन कितना दिया हुआ है, पी नॉट ऑफ टोल्यूइन दिया हुआ है तुम्हारा 37 टॉर। तो यार पीटी निकाल लो टोटल, ये पीटी टोटल वाला है ना। तो पी नॉट 37 इंटू 0.5 और प्लस 119 इंटू 0.5, कितना आ जाएगा, 18.5 प्लस 59.5, है ना। 59.5 60 और 78 और आ रहा है, ठीक है। 78 और आ रहा है, और अपना ये जो है मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू है, इट इज़ नथिंग बट पी टी टोल्यूइन, ठीक है। तो वाई टी जो होगा वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, टोल्यूइन डिवाइडेड बाई टोटल, यही होता है डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर लगा के। सो 18.5 डिवाइडेड बाई 78 आएगा, 18.5 डिवाइडेड बाई 18.5 डिवाइडेड बाई 18.5 डिवाइडेड बाई 78, 0.24 आ रहा है आंसर, 0. यही 237 आ रहा है।
सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्योंकि ये देखो इनडायरेक्ट वे में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोगों के लेवल पे समझ लो अच्छे क्वेश्चन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से देख लेना। और अगर आप लोगों को यार ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़, आई एम नॉट गेटिंग द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, मतलब जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं आई कांट सी कि स्टूडेंट्स उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, कुछ ही बच्चे आ रहे हैं। तो आप लोग अगर ये वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं, है ना, आप अगर आप लोगों को इन वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इनको थोड़ा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, बिकॉज मुझे जहाँ तक लगता है मैं एक अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियोस दे रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन आपको दे रहा हूँ। सो अगर किन्हीं अदर रीजंस की वजह से मुझे ये स्टॉप करना पड़ जाएगा या मुझे मना कर दिया जाए कि आपके वीडियोस पे अच्छे रिव्यूज नहीं आ रहे हैं, आपका वीडियो अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी वजह से अगर मुझे रोकना पड़ गया तो इट विल बी, मतलब ये डिसहर्टनिंग होगा मेरे लिए, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आप लोग इन वीडियोस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इन वीडियोस को मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है, फ़ायदेमंद लग रहा है, आपको लगता है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के 5 मिनट निकाल के इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इसको आप लोग प्लीज़ प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए ज़रूर जाइए, ये मेरा कोड SHUBH यूज़ करते हुए, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आई विल बी एबल टू कंटिन्यू, है ना। ऑलमोस्ट देखो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने डिटेल में कंप्लीट करा ही दी है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी करा ही दूंगा, अपने पास अब टाइम भी है। तो प्लीज़ अगर आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे मेरा, सो उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे भी कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एन आइडियल सोल्यूशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग मिथेनॉल एंड एथेनॉल इफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द मिथेनॉल एंड एथेनॉल आर इतना, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर क्या होगी, ठीक है। सो यार देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल कितना है, 2.619 किलो पास्कल है। और तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल कितना है, 4.556 किलो पास्कल है। ओके, सो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल विल बी 2.619 प्लस 4.556 किलो पास्कल हो जाएगा। ऐड बाद में कर लेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ वेपर कह रहा है, तो वाई ऑफ मिथेनॉल क्या हो जाएगा, है ना। जब आपको इसमें निकालना हो, क्या बोलते हैं, वेपर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल कितना है, 2.619 डिवाइडेड बाई ये कितना आया है सम करने पर, 9 6 15 और 1 6 1 7 और 5 6 11 और 1 4 5 7, इतना किलो पास्कल आया है, ठीक है। तो पार्शियल के लिए आप ये कर दो, 7.175 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 2.619 डिवाइडेड बाई 7.175, ये आ जाएगा 0.365, ठीक है। तो यार मिथेनॉल का आ रहा है 0.365 है, एक ही ऑप्शन दिया ही हुआ है, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। और इथेनॉल के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इथेनॉल और मिथेनॉल बाइनरी कंपोजिशन है, और बाइनरी कंपोजिशन में क्या होता है, सम 1 होता है, तो 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा सबको। करा द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज इतना, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो पी नॉट दिया हुआ है 760 mmHg, प्योर सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ है, 760 mmHg दिया हुआ है, ओके। और सोल्यूशन का कितना दिया हुआ है, सोल्यूशन का दिया हुआ है 750 mmHg, है ना। तो डेल्टा पी कितना आ गया, डेल्टा पी आ गया 10 mmHg। अब आर एल वी पी लगा दो, आर एल वी पी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ही पूछा है, बस हो गया काम। 10 डिवाइडेड बाई 760, 1 डिवाइडेड बाई 76, 1 डिवाइडेड बाई 76 अगर देखा जाए तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 76 आपका फर्स्ट ऑप्शन 0.013 के आसपास आएगा। बिना कैलकुलेट किए मैं बता दिया, क्योंकि ये देखो यार, ये तो 1/10 से ज़्यादा की वैल्यू है, ये तो 1 से ज़्यादा की वैल्यू है, ये भी 1 से ज़्यादा की वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो 0.013 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, two liquids having vapor pressure P naught 1 and P naught 2 in pure state in the ratio of 2:1 are mixed.
तो कह रहा है कि इन द मोलर रेशियो ऑफ their moles in the vapor state will be molar ratio। ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। क्या कह रहा है कि इनको मिलाया गया है। अच्छा अच्छा, कह रहा है कि दो लिक्विड है हमारे पास, P01 और P02 का जो रेशियो है वो है 2/1 का। यानी कि यहाँ से आ गया कि P01 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2P02। एक रिलेशन ये आ गई। दूसरा कह रहा है इनका जो मोलर रेशियो है X1/X2 है, ठीक है, वो कितना है, वो है 1/2 का, है ना। सो आपसे y1/y2 पूछना चाह रहा है, y1/y2 क्या होगा। सो लेट अस सी क्या होता है, लेट्स चेक, है ना। तो यार ये आ गया, तो पीटी क्या आ जाएगा, पीटी आ जाएगा तुम्हारा। तो पी, ये इसका अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। और ये अगर बी है तो ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। लो, काम हो गया अपना। ठीक है, ये तो इस हिसाब से, अच्छा मोलर रेशियो है, मोलर रेशियो, सॉरी सॉरी सॉरी, मोलर रेशियो N1/N2, ठीक है। तो इसलिए x1 1/3 आएगा, तो x2 क्या आएगा, 2/3 आएगा। आओ, तो pt आ जाएगा तुम्हारा, pt विल बी a इंटू 1/3 और प्लस प्लस 2a इंटू 2/3। सो pt टोटल आ गया कितना, a/3 प्लस 4a/3, सो 5a/3 आ गया, है ना, 5a/3 आ गया। और ये तुम्हारा P1 हो गया और ये तुम्हारा P2 हो गया। तो तुम्हारा जो y1 आएगा, y1 कितना आ जाएगा, y1 विल बी यार P1, यानी कि a/3 डिवाइडेड बाई 5a/3, यानी कि 1/5। और जो y2 आएगा वो क्या आएगा, 4/5 आएगा। सो y1/y2 कितना आ जाएगा, y1/y2, ठीक है, y1/y2 आ रहा है तुम्हारा 1/5, 4/5। सो यानी कि नंबर ऑफ मोलर रेशियो कितना आ जाएगा, N1/N2 इन वेपर फेज 1/4 आएगा। 5 1 मोल है तो एक सेकंड, इसको फिर से करते हैं यार, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। लेट मी चेक, कुछ जल्दीबाजी में कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई है, देखते हैं। कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत है, रुक जाओ एक मिनट बस। ठीक है, मोल्स देखना हमको किस फेज में, वेपर फेज में देखना है ना। अच्छा, सोल्यूशन में इस तरीके से मिलाया गया, थोड़ा साफ सुथरा इसको कर लेते, रुको। वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ये इस फॉर्म में है, तो P01 और P02 ये है 2/1। तो यानी कि अगर P01 को 2P01 लिखा जा, P02 लिखा जा सकता है। ओके, ये सारी चीजें हो गई, ये क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। और इनका मोलर रेशियो जो दिया हुआ है सोल्यूशन के अंदर N1/N2, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1/2। 1/2 का मतलब हो गया N1, 2N1 इज इक्वल टू N2, 2N1 इज इक्वल टू N2 दिया हुआ है, यानी कि X1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये आ जाएगा 1/3। और X2 आ जाएगा अपना कितना, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ओके, तो अब अगर हम टोटल प्रेशर देखें, टोटल वेपर प्रेशर वो क्या आना चाहिए, P01 X1 प्लस P02 X2 आना चाहिए। सो इट विल बी कमिंग अप्रोक्सीमेटली P01 को मान लो मैं
P02 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, और x1 1/3 हो गया, और ये P02 है ही, x2 2/3 हो गया। तो ये आ गया अपना PT इज इक्वल टू आ गया 4 P02/3 आ गया, 4 P02/3 आ गया। P1 कितना आया है? P1 आया है अपना 2 P02/3, और P2 भी कितना आया है? 2 P02/3 आया है। सो इसलिए मोल फ्रैक्शन Y1 क्या होता है? P1/PT होता है। तो ये आएगा तुम्हारा 1/2 आ जाएगा, और 1/2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा, और Y2 भी कितना आएगा? 1/2 आएगा। सो मोल फ्रैक्शन तभी पॉसिबल है, तो N1/N2 कितना आ जाएगा वेपर फेज में? 1/1 आ जाएगा, 1/1। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा फर्स्ट ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन 1/2 आ रहा है। सो बाइनरी कंपोजिशन का अगर मोल फ्रैक्शन 1/2 आता है, तो इसका क्या मतलब होता है? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा शायद। ये अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन आइडियल सोल्यूशन नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन बी इन सॉल्वेंट ए in 2:5 molar ratio has vapor pressure 250. If another solution is 3/4 prepared, then vapor pressure above this solution will be. तो आओ देख लेते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके। ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, नॉन वोलेटाइल इन आइडियल सोल्यूशन नॉन सॉल्वेंट ए बी इन ए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये है 2/5, ये 2/5 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। सो अगर एन बी में 2a मान लूँ, तो एन ए क्या है? 5a है, ठीक है। सो इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाएगा तुम्हारा कितना? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी 2/7, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या करा है? 250 mmHg है, तो यानी कि पी नॉट अगर प्योर का मान ले तो 250 डिवाइडेड बाई पी नॉट, ये आ गया 2/7, ठीक है। तो यहां से अपना क्या कैलकुलेट हो जाएगा? यहां से अपना कैलकुलेट हो जाएगा पी नॉट। कैसे कैलकुलेट होगा? 7 पी नॉट माइनस 25 है, और ये हो जाएगा 1750, ठीक है, 1750 होगा, होगा ना? हाँ, ठीक है, 1750 इज इक्वल टू 2 पी नॉट आ जाएगा। सो यहाँ से 5 पी नॉट इज इक्वल टू आ गया 1750, और पी नॉट विल बी कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 350 mmHg। सो पहली इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट कितना है। अब नए वाले सॉल्वेंट को अगर देखा जाए, तो इन न्यू सोल्यूशन जहां पर NB/Na 3/4 कर दिया है, इसका मतलब जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है वो 3/7 हो गया। कैसे हुआ आप देख सकते हो। अगर ये 3/7 हो गया, सो नए वाले सोल्यूशन का पूछ रहा है, तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू कितना है? 3/7 है, और पी नॉट हम निकाल चुके हैं 350 है। सो सोल्यूशन का ये तो 350 इज इक्वल टू 3/7। सो इसको जरा सॉल्व करते हैं। 350 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 0, 7 बचे 35, 5 3 7 21 24, ठीक है, 2450 माइनस 7 पी एस इक्वल टू, ये इसमें से अगर घटा दोगे, तो 1400 विल बी इक्वल टू 7 पी एस। सो नए वाले सोल्यूशन का आ गया तुम्हारा कितना? 200 mmHg, 200 mmHg विल बी द आंसर, और 200 mmHg का मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। तो आज ये वाले पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट है अपना, नेक्स्ट पार्ट आज ही होगा, टुडे फ्रॉम 3 PM टू 4 PM। तो जाइए, इसको तुरंत आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम से डाउनलोड करके तुरंत अभी प्रैक्टिस करिए। फिर क्या आप क्लास लेंगे?
नहीं यार, मुझे तो नहीं पता, मैं 101 में कोई केमिस्ट्री 101 में मैं नहीं लूँगा क्लास, ठीक है, आई डोंट नो। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम लिंक से जाके तुरंत ये डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, इस पीडीएफ को। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप लोग ये प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 से 4 फिर से मिलते हैं, ठीक है। और प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छा लगा है, आप लोग चाहते हैं ये लेक्चर सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ ये मेरा कोड SHUBH यूज़ करके प्लस सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलिए, ठीक है। इस पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत और भी अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा अगर आप ये सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात मानेंगे। और साथ ही साथ कल यानी कि 5 जुलाई को स्पेशल क्लास का सेशन है, स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग कल ये स्पेशल क्लास 4 घंटे की होगी, जिसमें मैं केवल और केवल 2019 और 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा डिटेल में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सब लोग आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और उस स्पेशल क्लास में ज़रूर आइए आप लोग, अगर आपको सच में ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि मैं ये कंटिन्यू करूं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके व्यूज़ बढ़ाइए, इसको लाइक और शेयर कीजिए। जितना आप वो करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मौका मिलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बना पाऊँगा, ठीक है। सो आप लोग जाइए, तैयारी कीजिए तुरंत, है ना, जितना भी पढ़ाया गया उसको डाउनलोड करके प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। मिलता हूँ मैं 3 से 4 आप लोगों से फिर से। और प्लीज़ ये शेयर करना मत भूलिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। राज स्पेशल क्लास का सारा कुछ, ठीक है, आप राज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कल जो स्पेशल क्लास की टाइमिंग होगी ना, 12 बजे शुरू करूंगा मैं, 4 बजे तक, 4-5 बजे तक पूरा क्लास लूंगा, ठीक है। बीच बीच में 15-15 मिनट का गैप दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास में कल रहिएगा, 4 अलग-अलग क्लासेस होंगी, गैप दे के ना, हर क्लास में 15 मिनट का गैप रखूंगा मैं, ठीक है। जैसे एक क्लास कराया, एक पार्ट मान लो 20-25 क्वेश्चन का करा दिया, 15 मिनट का गैप दूंगा, फिर नई क्लास शुरू करूंगा। तो ऐसा मत कर देना कि भाग जाना तुम लोग, है ना, आना और रेगुलर हर क्लास को अटेंड करना, ठीक है। और वो जो स्पेशल क्लास की लिंक है उसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लाइव सेशन में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो आई होप इतनी सी हेल्प आप लोग अपने गुरु की कर सकते हैं, ठीक है। मुझे आपसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए, यही आपकी दक्षिणा हो जाएगी, ठीक है। और जो लोग भाई हैं वो प्लीज़ प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जरूर जाएं। मिलता हूं मैं 3 से 4 आप लोगों से, तब तक आप लोग जाइए, ये डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए।